हेलो बच्चों, मैं राकेश कुमार शुक्ला अपने YouTube चैनल डेली क्लासरूम के लिए आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। बेटा ये CBSE और ISC बोर्ड के बच्चों के लिए है। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो लोग भी मैथ पढ़ रहे हैं, चाहे वो CBSE को हो, ISC को हो और अदर बोर्ड्स के भी हो सकते हैं। क्योंकि अलजेब्रा अगर आपने मैथ लिया तो आपको पढ़ना ही है और उसमें उसके बेसिक्स जो है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आते, तो वो बहुत जगह छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। तो इसीलिए क्लास 9th और 10th क्लास जो स्पेशली हम अलजेब्रा ये जो बता रहे हैं वो 9th 10th क्लास के बच्चों के लिए CBSE और ISC के, और जो कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, छोटे वनडे एग्ज़ाम्स देते हैं, उनके लिए भी काम में आएगा बेटा। तो इसलिए आप लोग अभी से इसको अच्छे से पढ़ें, जिससे आपको जो है आगे चल के जो एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, चाहे किसी भी तरह के कंपटीशन के देने पड़े, ये बेसिक कंसेप्ट पता रहता है तो आपसे मिस्टेक्स नहीं होती। ठीक है, तो ये आप लोग जो है 6th 7th 8th में जो है अलजेब्रा की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, जो बाद में बहुत सारे लोगों को जो है वो पता नहीं रहता। केयरफुली अगर नहीं पढ़े हैं तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते रहते हैं, छोटी छोटी, और उसकी वजह से पूरा आपका जो है जो मतलब रिजल्ट निकलना चाहिए, आंसर निकलना चाहिए, वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो ये बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो छोटी मिस्टेक आपके पूरे आंसर को जो है बेकार कर देती है, गलत कर देती है, रॉन्ग आंसर आपका आ जाता है और आपकी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो ज़रूरी है कि अलजेब्रा के बेसिक्स जाने, स्पेशली CBSE और ISC बोर्ड के बच्चे और अदर बोर्ड के बच्चे। तो ये हम जो बना रहे हैं ये है तो 6th 7th 8th क्लास में जो बेसिक कंसेप्ट आपको दिया जाता है उससे रिलेटेड, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें वहीं पर पढ़ाई जाती हैं। लेकिन हमारा एम 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है, CBSE और ISC वाले बच्चों के लिए, और इसको जानना जरूरी है, तभी वो 9th और 10th में अच्छे से कर पाएंगे अलजेब्रा को। ठीक है, तो क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की कंसेप्ट है तो आप उसको बहुत अच्छे से डील कर पाओगे, तो ये ज़रूरी है जानना सबको। ठीक, और स्पेशली जो 6th 7th 8th क्लास के बच्चे वो भी देखें, उन्हीं से तो रिलेटेड ये स्पेशली है, लेकिन इसको जाने बिना 9th 10th में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं ये 9th 10th क्लास के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। लेकिन ये 6th 7th 8th दोनों ही बोर्ड के बच्चे स्पेशली इसको जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, आप लोग के लिए ये जो है बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। एक बार फिर से मैं राकेश कुमार शुक्ला हूँ, मेरा एक YouTube चैनल है डेली क्लासरूम, और इस यूजफुल वीडियोस को आप लोग जरूर देखें, आपके लिए बड़े काम का है। चलिए, तो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़े, आपने डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स देखे होंगे। आपने नेचुरल नंबर देखा जो आपका 1 से स्टार्ट होता था, ये इन्फिनिटी तक जाता था। फिर इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, 1 इंक्रीज कराते जाइए, अगले नेचुरल नंबर आपको मिलते जाएंगे। ये सारी चीज़ें, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है, सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें पूरे पॉजिटिव नंबर हैं और कहीं कोई फ्रैक्शन वैक्शन नहीं है। ये सब अलग चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें आपने पढ़ा कि मैं ऐसे ही आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। होल नंबर आपने देखा, ये 0 से स्टार्ट होता है, इसमें भी जो है सारे नेचुरल नंबर यहाँ है, बस 0 एक्स्ट्रा, और इसमें भी सारे 0 को छोड़ के बाकी सारे पॉजिटिव है, क्योंकि 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता है और कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है, सारे 0 को छोड़ के सारे पॉजिटिव, मतलब सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे है। फिर इंटीजर आता है, इंटीजर में जो है इस तरह से आप जो है ये सारे नेचुरल नंबर हैं, 0 से ले लीजिए तो सारे होल नंबर हैं, और नेचुरल नंबर का निगेटिव इसमें भी, लेकिन जो है इसमें निगेटिव तो है, नेचुरल नंबर के निगेटिव्स हैं, और नेचुरल नंबर है 0 है, मतलब सारे होल नंबर हैं और निगेटिव आप नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पे भी कोई फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं है। इसी तरह से आपने जो है रेशनल नंबर पढ़ा, इसमें जो है P/Q फॉर्म वाले नंबर देखें, तो P/Q फॉर्म में P और Q जो है
ये जेड इंटीजर है, इसी में बिलोंग करते हैं, और कंडीशन ये है कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये रैशनल नंबर था आपका, पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए। पी और क्यू क्या है, जेड में बिलोंग करते हैं, जेड ये है, देख लीजिए, मतलब ये इंटीजर ही यहाँ पे रख सकते हैं। इंटीजर में कोई डेसिमल नहीं है, कोई रूट वाला नंबर नहीं है, तो यहाँ कोई रूट वाले नंबर, डेसिमल वाले नंबर नहीं आ सकते, ठीक है। मतलब ये इंटीजर होने चाहिए। अगर सिंप्लीफाई करके इंटीजर के फॉर्म में आ जाएगा, ये पी बाई क्यू फॉर्म में आ जाएगा, और दोनों ऊपर नीचे इंटीजर होंगे तो रैशनल नंबर हो जाएगा। और नीचे जो है डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। 0 भी इंटीजर होता है, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपने रैशनल नंबर देखे थे, और फिर इरेशनल नंबर आपने देखा था, जो कि इस तरह के नंबर थे जिनका कंप्लीट रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। ये देख लीजिए, इन सबके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकते। इसी तरह से बहुत सारे, इसी तरह से क्यूब रूट वाले नंबर जो परफेक्ट क्यूब रूट ना दें, इस तरह के जो है जिनका मतलब कंप्लीट रूट नहीं निकल सके, वो इरेशनल होंगे। चाहे वो स्क्वायर रूट कंप्लीट ना निकल पा रहा हो, चाहे कंप्लीट क्यूब रूट ना निकल पा रहा हो, चाहे जो है nth रूट कोई भी हो, वो कंप्लीटली नहीं निकल पा रहा, मतलब रूट का साइन हट नहीं रहा है। जैसे यूं समझें कि रूट 4 है, ये तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, रूट हट गया, मतलब इसको हम केवल 2 लिख सकते हैं, तो इसमें रूट नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। ये इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर होने के लिए ऐसे होने चाहिए जिनका रूट बचा रहे, रूट खत्म ना हो। तो खैर ये सारे नंबर आपने देखे, तो इन सारे नंबरों को जो है मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में हम डील करते हैं, इन सारे नंबरों के साथ मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में हम डील करते हैं, किसकी हेल्प से, 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है आपके पास। 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो है इनको हम 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। इन्हीं की हेल्प से इन नंबरों के साथ कहीं ऐड कर रहे हैं, कहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, एक ही साथ ये सारे ऑपरेशन भी किसी प्रोसेस में आ सकते हैं। बहुत सारे हम लोगों ने बोर्ड मास रूल पढ़ा है, जैसे आपको ये कहते हैं 3 × 4 माइनस 7 माइनस 1 5 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, फिर इधर डिवीजन है, प्लस भी ऐसे आ सकता था। तो ये जो है सारे एक साथ हो सकते हैं, 1 2 एक साथ हो सकते हैं, कोई सिंगल एक साथ हो सकता है। तो इस तरह से ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और ये नंबरों को हम इनमें जब इनकी हेल्प से डील करते हैं मैथ के जिस ब्रांच में, उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक में क्या करते हैं, हम लोग नंबरों को इन 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से डील करते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक का मतलब जिसमें नंबर्स की डीलिंग हो इन 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से, तो वो आपकी हो गई अरिथमेटिक, ठीक। तो अरिथमेटिक आपने समझ लिया कि क्या होता है। अब दूसरा जो है हम लोग ज्योमेट्री की, ये हम हटा दे रहे हैं, ये सब मतलब आपको पता है, इसलिए हमने चर्चा की कि अरिथमेटिक, जिससे हम आपको बता सकें कि इस तरह जो नंबर्स आपको मिलते हैं, और रैशनल इरेशनल मिला लीजिए, तो रैशनल इरेशनल मिला लेंगे तो ये सारे आ जाएंगे, जिनको फिर रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, ये सारे नंबर जितने हमने लिखे हैं सब मिला के जो है बनता है जो सेट नंबरों का, उसको रियल नंबर कहते हैं। तो इन 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से रियल नंबरों की डीलिंग हम लोग अरिथमेटिक में करते हैं। फिर इमेजिनरी नंबर भी है, तो उसको अभी हम लोग बाद में 11th से स्टार्ट होता है, इसलिए अभी आप ये जाने, ये सब मिल के रियल नंबर बनाते हैं। मतलब रियल नंबर में रूट वाले नंबर भी आ जाते हैं, ये सब भी रियल नंबर है, बस रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। जैसे रूट -2 नहीं होना चाहिए, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो वो इमेजिनरी नंबरों को छोड़ दीजिए, बाकी इस तरह के हर तरह के नंबर, डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले, होल नंबर, विदाउट फ्रैक्शन के, सारे जो है रियल नंबर में आ जाते हैं। इन रियल नंबरों को इन मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से जब हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स की किसी ब्रांच में, तो उस ब्रांच को बोलते हैं अरिथमेटिक्स, जो कि हम लोग छोटी क्लास में हमेशा से करते चले आए हैं।
ठीक है। आगे भी इनका यूज हम लोग करते ही हैं अर्थमेटिक का, लेकिन फिर मैथ के और ब्रांच की हेल्प लेते हैं, जिसको हम लोग अलजेब्रा हो, अभी तो ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, फिर अलजेब्रा पे आते हैं। तो अर्थमेटिक में आपने समझ लिया, नंबरों को इन 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन से डील करते हैं। मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में, उसको हम अर्थमेटिक बोलते हैं। ये हो गया आपका अरिथमेटिक। तो अब मैं इनको रख करने जा रहा हूँ। अब ये इनके साथ डील करने का मतलब यही, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लिया, एक आंसर मिल गया, ठीक है, तो अर्थमेटिक कहलाएगा। अब जो है ज्योमेट्री, तो अर्थमेटिक में आपने देखा एक ब्रांच हमने देखा अरिथमेटिक्स। ये क्या है? इन दिस ब्रांच ऑफ मैथ वी डील नंबर्स विथ 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये क्या हो गया? In this branch of math, in this branch of mathematics, we deal with number with the help of four mathematical operation। ठीक है बेटा, तो ये अर्थमेटिक हो गया, जिसमें हम जो है इन दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वी डील विथ नंबर्स, ठीक है। ये जो नंबर अभी आपने देखे मतलब रियल नंबर्स, विद द हेल्प ऑफ 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस, नंबर्स और 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? यही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके हैं। तो इन्हीं की हेल्प से इन नंबरों को हम कहीं ऐड कर रहे हैं, कहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कहीं जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये आपका जो है 7 डिवाइडेड बाई चलिए 2 किया, तो आपका आंसर क्या मिला? 3.5 मिल गया, ठीक है। इसी तरह से जो है अगर आपने देखा 10 - 2 + 4 किया, आपको क्या मिल गया? 14 - 2 हो जाएगा, 12 मिल गया। ऐसे ढेर सारे, मतलब ये सब जो है अर्थमेटिक में हम लोग करते हैं। इसी तरह से ये ब्रैकेट वाले सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो मैं हमारा एम यही है कि बच्चों को एग्जैक्ट पता हो कि व्हाट इज द अर्थमेटिक्स। तो अर्थमेटिक्स में नंबर की डीलिंग्स होती हैं इन 4 प्रोसेस के साथ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हम बस यही बताना चाहते हैं कि आपको क्लियर पता रहे कि आप मैथ की जो डिफरेंट ब्रांच पढ़ते हैं उसमें स्टडी किस चीज़ की करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको एक बेसिक जानकारी आपके उसके बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक के बाद आ जाते हैं जियोमेट्री, ठीक है। तो जियोमेट्री में जो है मैथ की एक ब्रांच है जियोमेट्री। तो जियोमेट्री में आप जो है हम लोग जो है डिफरेंट टाइप्स के 2D और 3D फिगर्स की स्टडी करते हैं। जियोमेट्री में डिफरेंट टाइप्स के 2D और 3D फिगर्स की स्टडी करते हैं। 2D फिगर मतलब ऐसे फिगर्स जो एक प्लेन में आ जाए, ठीक है, जिसका 3rd डायमेंशन ना हो, केवल 2 डायमेंशन हो, जैसे केवल लेंथ ब्रेथ हो, या उनकी जो भी और साइड्स हैं या उनकी जो भी और कर्व्स हैं वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। जैसे कि 2 डायमेंशनल 2D फिगर जो है 2D फिगर्स में आपके जो है जो आते हैं, आपका ट्रायंगल है,
सर्किल है, ठीक है, ये सेंटर हो गया। इसी तरह से आपका रेक्टेंगल है, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल, इसको एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है रेक्टेंगल, तो मतलब ये एज ए क्वाड्रिलेटरल कहिए कि सारे क्वाड्रिलेटरल ही 2D फिगर्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से कोई भी पॉलीगन भी, क्योंकि ये सबसे पहला पॉलीगन है, तो आप इसको यूं कहें कि पॉलीगन मतलब ट्रायंगल के लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन से हेप्टागन, तो वो पॉलीगन जो है क्या होते हैं, 2D फिगर ही होते हैं। ध्यान रखिएगा, पॉलीगन आप लोगों ने पढ़ा होगा, पॉलीगन क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन से बने हुए क्लोज्ड फिगर होता है। पॉलीगन्स क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन से बने हुए क्लोज्ड फिगर। तो क्लोज्ड फिगर जो सबसे पहला और स्ट्रेट लाइन से बने वो होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल जिसपे 4 साइड हो गई, 4 साइड के बाद पेंटागन जिसपे 5 साइड हो गई, जैसे कि ऐसे, ये हो गया पेंटागन, 1 2 3 4 5 साइड्स हो गए। ये क्या है, ये पेंटागन है, इसको मैं क्वाड्रिलेटरल बोल दूं। ठीक है, ये आप ट्रायंगल जानते ही, आप लिख लेंगे, ये सर्किल है, आपको पता ही है। चलिए, ये हो गया ट्रायंगल। ये क्या है, पेंटागन, जिसमें 5 साइड हो गई पेंटागन, जिसमें 3 साइड है, ट्रायंगल 4 साइड है। तो क्वाड्रिलेटरल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, ट्रेपेजियम होता है, काइट होता है, ठीक है ना। तो सारे क्वाड्रिलेटरल 2D फिगर्स होते हैं, ठीक है। तो पॉलीगन जो होता है वो क्लोज्ड रेक्टिलिनियर फिगर होता है। क्लोज्ड माने बंद हो, देखिए ट्रायंगल पूरा बंद है, कहीं से वो ओपनिंग नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और फिर ऐसे, ये ओपन है, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेट लाइन से तो ये भी बना हुआ है, लेकिन ये ओपन है ना, क्लोज्ड होना चाहिए। तो क्लोज्ड और रेक्टिलिनियर फिगर का मतलब स्ट्रेट लाइन से जो बने हुए, तो ये स्ट्रेट लाइन के पार्ट मतलब लाइन सेगमेंट से ये देखिए बने हुए हैं, सब क्लोज्ड है, तो ये पॉलीगन है। तो इसी तरह से हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोआगन, ये सब जितने भी होंगे तो जो है साइड्स के नंबर के हिसाब से नाम होते हैं। 5 साइड है तो पेंटागन, 6 साइड हो जाएगी तो हेक्सागन, 7 साइड हो जाएगी तो हेप्टागन, फिर 8 साइड हो जाएगी तो ऑक्टागन। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो सारे पॉलीगन जो है ये ज्योमेट्री में 2D फिगर के उसमें आते हैं, कैटेगरी में। इसी तरह ये सर्किल है, ठीक। और ये तो 2D फिगर वाले हो गए। अब इसी तरह से 3D फिगर्स हैं। 3D फिगर्स को भी हम लोग जो है ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं। तो हम लोग ज्योमेट्री में इन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं, इनकी एरिया कितना है और इनका पेरीमीटर कितना है और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इनकी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है। क्योंकि हमारे डेली लाइफ में ये सारे शेप साइज जो है बहुत ज़रूरी हैं। हमारे इंजीनियरिंग में हमारे जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं हमारे लिए, जो यूज़फुल होते हैं। कोई भी चीज़ आप देखो, तो जैसे आपका मकान है तो आपके मकान की फर्श है तो वो रेक्टेंगुलर शेप में अक्सर होती है, कहीं कहीं ऐसे भी शेप हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के। तो ये शेप साइज हम कैसे क्या रखें, तो कितनी एरिया कवर करेगा, क्या कैसे होगा, वो सारी चीज़ों की ज़रूरत हमको पड़ती है। तो इन फिगर्स की स्टडी जरूरी होती है। इन सब फिगर की जो स्टडी होती है, इनके एरिया की, इनके पेरीमीटर की, वो सब हम लोग ज्योमेट्री में करते हैं। इसी तरह से 3D फिगर्स की भी स्टडी हम लोग ज्योमेट्री में करते हैं। इसमें क्या होता है, 2D फिगर में आप एरिया, ये जो इनकी बाउंड्री के अंदर एरिया है, उस एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया। तो एरिया क्या है, ये जितना इन्होंने ये कवर कर लिया, जितनी जगह को ये कवर किया, बस इसी प्लेन में जितना कवर किया। ध्यान रखिएगा, एरिया मतलब इस बाउंड्री के अंदर प्लेन में जितनी जगह को इन्होंने घेर लिया, ठीक है। प्लेन में और भी जगह है, बाहर है, तो ये एरिया होगी। इसी की मेजरमेंट की इतनी जगह घेर ली गई है। जैसे आप कहीं पे आए, कोई आप जमीन खरीदते हैं तो आप उसके चारों तरफ बाउंड्री बना देते हैं। तो बाउंड्री के अंदर जो प्लेन सरफेस है उसकी मेजरमेंट जो होती है वो एरिया होती बेटा।
2D फिगर की आप एरिया निकाल सकते हैं, उसकी टोटल बाउंड्री की लेंथ, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमने बोल दिया, यहाँ से आपने लेंथ निकाला, ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, 15 हो गया टोटल, फिर ये 10 मीटर है, 25 हो गया, फिर ये 5 मीटर है, 30 हो गया। तो टोटल अगर एक आदमी यहाँ से चलना शुरू करे, इसकी बाउंड्री पे चल के यहाँ वापस आ जाए, तो वो 30 मीटर चल के आएगा। तो इसकी बाउंड्री की जो टोटल लेंथ वो चल के कवर करेगा, बाउंड्री पे चल रहा है, तो वो 30 मीटर कवर कर रहा है, तो वो पेरीमीटर कहलाता है। तो बाउंड्री की टोटल लेंथ जो होती है पेरीमीटर होता है। तो अगर इसका पेरीमीटर 30 मीटर है, इसका मतलब अगर इसकी बाउंड्री पे चल के एक चक्कर लगाएंगे, 1 रेवोल्यूशन करेंगे, तो 30 मीटर आपको चलना पड़ेगा। अगर दोबारा चक्कर लगा देंगे तो फिर 30 मीटर चलना पड़ेगा, तो मतलब अब 60 मीटर आप चल दिए। इसी तरह से एक बार और करेंगे तो फिर 30 मीटर आपको चलना पड़ेगा, मतलब 90 मीटर आप चलिए। तो इस तरह से इसका पेरीमीटर भी हम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कोई ट्रैक बनाया जा रहा है, ठीक है, लोग तमाम तरह के गेम्स होते रहते हैं, उसमें लंबी रेस होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, दौड़ने वाले, तो उनके ट्रैक बनाए जा रहे हैं, तो उन्हें पता होता है कि इतने मीटर का ट्रैक बनाना है, तो उसी तरह से वो राउंड शेप में या ऐसे शेप में भी बना सकते हैं। तो पेरीमीटर टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होता है, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है। इसी तरह से इसकी भी बाउंड्री की लेंथ निकाला जा सकता है, पेरीमीटर निकाला जा सकता है। तो सर्किल का जो पेरीमीटर होता है उसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, उसका फार्मूला भी आप लोग जानते होंगे, 2πr होता है। और इसी तरह से ट्रायंगल का भी हम पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस, ये सारे वो पेरीमीटर और एरिया निकाल सकते हैं। इसकी भी एरिया निकालेंगे तो यही वाला पोर्शन आपका निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसकी भी एरिया का मतलब इसकी बाउंड्री के अंदर का जो प्लेन है उसका टोटल मेजरमेंट, इसी तरह इसकी एरिया सबका निकाल सकते हैं और सबकी बाउंड्री की लेंथ निकाल सकते हैं, जिसको पेरीमीटर बोलेंगे। तो ये जो फिगर है 2D फिगर्स, इनकी हम एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इसमें वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये 2D फिगर है, तो केवल एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब जो 3D फिगर आ जाएंगे, जैसे इस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें लेंथ ब्रेथ तो वही है, मतलब ये 2 डायमेंशन तो वही है, जैसे हमारा ये फर्श है, फ्लोर है, और उसके ऊपर ये देखिए ये पूरा स्पेस भी, ये जो इसके जो अलग अलग सर्फेसेस मिलके ये पूरा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जैसे ये क्या है, ये स्पेस है ना, 3D फिगर में है। यहाँ पे आपको x डायमेंशन भी मिलेगा, y डायमेंशन भी मिलेगा, z डायमेंशन भी मिलेगा, या इन सब जगहों में केवल x y डायमेंशन होता है। तो 3D फिगर में x y z तीनों डायमेंशन होते हैं, इसीलिए प्लेन से ऊपर उठ के आ गए, मतलब फर्श हमारा तो प्लेन हो गया जो 2D फिगर का काम करेगा। जैसे रेक्टेंगुलर फर्श होता है, अक्सर रूम में रेक्टेंगुलर फर्श होती है, ठीक है। उसके बाद अब ऊपर उठ के आ रहे हैं, तो ये भी जो एरिया है, जैसे अभी क्या है, इस बाउंड्री ने केवल एक प्लेन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, इस बाउंड्री ने केवल एक प्लेन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, लेकिन इस रूम ने जो है, ये रूम की जो बाउंड्री है, एक तरह से आप इनकी वॉल्स में वो बाउंड्री का काम कर रही है। तो इन वॉल्स के अंदर जो है ये 3D स्पेस ऑक्यूपाई हो गया। तो जब स्पेस ऑक्यूपाई होता है, तो इस स्पेस की मेजरमेंट जब हम करते हैं, तो इस स्पेस की मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो जब 3D फिगर होगा तभी स्पेस ऑक्यूपाई होगा, नहीं तो केवल बाउंड्री खींच देंगे तो एक प्लेन आप घेर देते हैं, उस प्लेन की जो फर्श की या उस बाउंड्री के अंदर ये जो प्लेन गिर गया, इसके मेजरमेंट को तो एरिया को, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि वॉल्यूम 3D फिगर्स का होता है। तो अब हम कुछ 3D फिगर बना दे रहे हैं और ये अब हम हटा दें। तो 3D फिगर्स जो है, तो 3D फिगर जो हम लोग बेसिकली सबसे ज़्यादा जो फेमिलियर होते हैं 3D फिगर से, तो उसमें हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड की अक्सर बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये एक रेक्टेंगल बनाए, लेंथ और ब्रेथ इसमें डिफरेंट है, बेटा ये है क्यूबॉइड। आपका जो रूम होता है वो अक्सर क्यूबॉइड शेप में होता है, उसमें देखिए लेंथ
ब्रेथ और हाइट, इन तीनों डायमेंशन में कोई ना कोई एक डिफरेंट होती है। कोई ये कंपलसरी नहीं है, आपका इंजीनियर, आपका जो आर्किटेक्ट है वो ऐसी भी शेप साइज बना सकता है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सेम हो, उसके हिसाब से वो डिजाइन कर देगा कि जो लोड पड़े वो इस तरह से हो कि बैलेंस रहेगा, और वो ऐसा भी बना सकता है, कोई वो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर लेंथ ब्रेथ हाइट इन तीनों में, देखिए लेंथ ब्रेथ केवल होता है तो 2D होता है, लेकिन अब हाइट भी आ गई तो हाइट जेड एक्सिस की तरह से काम करेगा, ठीक है। तो ये जो सामने फ्रंट आपको ये बाउंड्री दिख रही है, इसको हम लोग लेंथ बोल दे इधर, और ये देखिए ये मैं फर्श को केवल वो कर दे रहा हूँ, शेडेड कर दे रहा हूँ। और इधर ठीक है बेटा। तो ये देखिए ये हमारा जो है फर्श को जो है, ये मान लीजिए एक रूम है तो इसके फर्श को मैंने जो है शेडेड किया हुआ है, तो ये फर्श की लेंथ हो गई, और ये जो डायमेंशन है ये फर्श की ब्रेथ का काम करेगी, ठीक है। और ये जो जा रही है तो वो हाइट का काम करेगी, ये जो जा रही हाइट का काम करेगी, ये हाइट है, तो मैं यहाँ पे हाइट को दिखा दे रहा हूँ h, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं लेंथ ब्रेथ हाइट। तो जैसे ही लेंथ ब्रेथ हाइट हो गई तो ये आप देखिए ये इसके जो है आपके वॉल्स दिख रही हैं यहाँ पे, और लेंथ ब्रेथ हाइट अगर तीनों में से कोई भी एक डिफरेंट है, कोई भी एक डिफरेंट है तो क्यूबॉइड बोला जाएगा, ठीक है। तो क्यूबॉइड में जो है ये क्यूबॉइड है, तो एटलीस्ट वन डायमेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक को तो डिफरेंट होना चाहिए। तीनों डिफरेंट हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट में वो डिफरेंट होनी चाहिए अदर से। तो क्यूबॉइड हम कब यूज करते हैं, जब हम कहें कि एटलीस्ट वन डायमेंशन ऑफ फिगर is different from other two. Other two dimension मतलब जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट ये तीन हो गई, ठीक है। इन तीन में कोई एक जो है बाकी दो से अलग है तो हम उसको बोलेंगे क्यूबॉइड, ठीक है। अब अगर तीनों ही सेम हो गई तो हम लोग क्यूब बोलते हैं। तो जब क्यूबॉइड है तो इसके जो फेस हैं वो रेक्टेंगल के शेप में होंगे, ठीक है। वो फेस कैसे शेप में होंगे, रेक्टेंगल के शेप में होंगे। अब अगर लेंथ ब्रेथ हाइट सेम हो जाती है तो हम उसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। तो वो आपका जो है ये आप फिगर बना लें तो फिर हम आगे आपको बताते हैं। चलिए ये आप लोगों ने बना ही लिया होगा। अब अगर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम हो जाए तो हम लोग उसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है। अगर लेंथ ब्रेथ हाइट में कोई डिफरेंट है तो क्या होता है, ये जो अलग अलग वॉल्स हैं, ये फर्श हो गई, ये छत हो गई, ये साइड वॉल्स हो गई, एक फ्रंट में जो दिख रही है एकदम जस्ट बैक में, तो कुल 6 वॉल्स होती हैं, मतलब 4 वॉल्स होती हैं, और ये 2 प्लेन सरफेस, एक आपका रूफ वाला, एक ये जो है आपके ग्राउंड पे जो आपकी फर्श होती, फ्लोर होती है। तो इसमें जो है क्यूब जब बनेगा, लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होगी, तो वो सारे जो ये फेस हैं, 4 वॉल्स के फेस हो गए और एक रूफ का फेस हो गया, एक आपका फ्लोर का फेस हो गया, वो सब स्क्वायर के शेप में होंगे, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है। अगर लेंथ 5 मीटर है तो ब्रेथ भी 5 मीटर है, हाइट भी 5 मीटर है। तो आपको पता है कि अगर किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ सेम हो तो उस रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा।
स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ब्रेथ सेम होती है। तो अगर जो है लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम हो गई तो सारे फेस इक्वल साइज वाले स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो क्यूब भी आप इसी तरह से साइड में बना सकते हैं, ये हमने आपको बताया। अब दूसरे जो 3D फिगर है, तो क्यूब में क्या होगा, अब ये ध्यान रखिएगा, क्यूबॉइड में तो ये हो गया, मैं बता दे रहा हूं आपको। बेसिकली हमारा एम था कि अलजेब्रा बताऊं। ये है बेटा क्यूब, और क्यूब के केस में क्या होता है, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, ये तीनों ही जो है इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे एटलीस्ट, यहाँ पे हमने लिख दिया एटलीस्ट वन डायमेंशन ऑफ फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टू, इस केस में क्यूबॉइड के केस में, और इसमें जो है तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होते हैं। तो ये 3D फिगर हो गए, क्योंकि 2 डायमेंशन है, इसमें 3 डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ है और साथ में हाइट भी है, ठीक है। तो इनके वॉल्यूम निकाले जा सकते हैं, इनकी जो है अलग अलग जो सरफेसेस हैं उनका एरिया निकाला जा सकता है, ठीक है। इनके अलग अलग एरिया, तो प्लेन सरफेस का निकलता है, ठीक है, तो एरिया निकाला जा सकता है। कर्व सरफेस होने के केस में भी एरिया निकाला जा सकता है, ठीक है, उसके सरफेस का, ठीक। तो एरिया भी निकाली जा सकती है इनके सरफेसेस की, और ये अपने सरफेसेस के अंदर जो ये स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, जैसे ये भी तो रूम है, ये क्यूबॉइड शेप का रूम है, तो इसमें जो वॉल्यूम भरा है, मतलब यहाँ पे जो स्पेस है खाली, इसकी कितनी मेजरमेंट है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो 3D फिगर में हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो ये लोग आप लोग कॉपी में नोट्स बनाइएगा, तो ये भी लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ 3D फिगर वी कैन फाइंड द वॉल्यूम आल्सो, while in case of 2D figure we can't find volume, ठीक है। 2D फिगर में आप जो है वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं, उसकी आप एरिया निकाल सकते हैं और उस फिगर का पेरीमीटर, उसके पेरीमीटर मतलब उसके बाउंड्री की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ दूसरे 3D फिगर की भी बात कर लेते हैं फटाक से, उसके बाद फट से आपका अलजेब्रा पे हम लोग आ जाएंगे। अब दूसरे जो 3D फिगर्स है, एक तो आपका स्फीयर है, स्फीयर आपको अब ऐसे एहसास तो नहीं, ये तो सर्किल जैसा आपको लग रहा है, सर्किल 2D फिगर है। जैसे मम्मी लोग चूड़ियाँ पहनती हैं और आजकल बच्चे जो है वो कड़ा टाइप का पहनते हैं, कहीं मंदिर में जाते हैं तो, ठीक है। तो वो 2D फिगर है, वो सर्किल है। लेकिन आप जो फुटबॉल खेलते हो, आप जो बॉल खेलते हो, वो क्या है, वो 3D फिगर है, ठीक है। तो हम लोग अक्सर इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है 3D फिगर है, इसको हम कहेंगे क्या, स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर में एक स्फेरिकल सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस होता है, उस कर्व्ड सरफेस का एरिया निकाला जा सकता है, ठीक है। और साथ में इस स्फीयर के अंदर, आपके फुटबॉल के अंदर जो एयर वेयर आप लोग भरते हैं, वो कहाँ जाता है, वो दरअसल उस फुटबॉल का जो वॉल्यूम होता है उसी के इक्वल, वहाँ उतनी अमाउंट की वॉल्यूम की उसमें एयर होगी, ठीक है। आप एयर भरते जाते हो तो उसका शेप बढ़ता चला जाता है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो एक्सपेंड करता है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ा होता जाता है। क्योंकि वॉल्यूम कौन होता है, जो किसी सरफेस के अंदर 3D स्पेस ऑक्यूपाई होता है, 3D सरफेस के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई होता है, वही होता है वॉल्यूम। तो वो धीरे धीरे फुटबॉल बड़ा होता चला जाता है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम, क्योंकि अंदर वो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, तो वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये स्फीयर जो है ये एक 3D फिगर है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, जबकि सर्किल आपका 2D फिगर है। तो सर्किल के आप प्लेन, जो प्लेन ऑक्यूपाई कर रहा है सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर, उस प्लेन का एरिया निकाल सकते हो और उसकी पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस निकाल सकते हो। इसका क्या निकाल सकते हो, कर्व सरफेस के एरिया निकाल सकते हो, और साथ में उस कर्व सरफेस के अंदर जो वॉल्यूम है वो निकाल सकते हो, ठीक।
अब दूसरे और फिगर जो आप जानते हैं, फेमिलियर है जिनसे, वो है सिलेंडर। तो ये सिलेंडर है। तो सिलेंडर में आप देखते हैं, एक तो ये दो फ्लैट सरफेस होते हैं, ये वाला, ठीक है, ये दो फ्लैट सरफेस है, प्लेन सरफेस। मान लीजिए कोई कंटेनर है आपके घर में, जो है गेहूं रखने के लिए, चावल वावल रखने के लिए मम्मी लोग खरीद के लाती हैं, या आपके पानी के लिए भी टब टाइप का वो मतलब सिलेंड्रिकल शेप में कंटेनर लाए जाते हैं। तो बकेट थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप से हट के होती हैं, उनका जो है अलग नेम होता है, फ्रस्टम उसको बोलते हैं। तो वो भी 3D शेप में है। तो अभी हम सिंपल से जैसे भी लिए हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप है। आपकी ग्लास अक्सर सिलेंड्रिकल शेप में होती है, कुछ कुछ जो है फ्रस्टम के शेप में भी होती हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके उसमें से अगर सिलेंड्रिकल शेप में कोई कंटेनर है तो ऊपर नीचे से अगर बंद है तो ये वो प्लेन सरफेस आपको दिखेगा, और फिर ये इसी तरह से ये कर्व्ड सरफेस होता है सिलेंडर का, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है ये कर्व्ड सरफेस, ये 3D फिगर आप समझ तो रही है, आपने बहुत सारी सिलेंड्रिकल चीजें देखी। आपका गैस का सिलेंडर भी जो है आप देखिए उसमें कर्व्ड सरफेस ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरह का फिगर है, ये 3D फिगर है। इसका भी इसके सरफेस की एरिया निकाल सकते हैं, जो कर्व्ड सरफेस है उसकी भी एरिया निकाल सकते हैं। ये दो फ्लैट सरफेस है जो कि सर्किल के शेप में होते हैं, इनकी भी एरिया निकाल सकते हैं। और इस सिलेंडर के अंदर जितना स्पेस ऑक्यूपाई है उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि 3D फिगर के हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल शेप हो गया, ठीक। इसी तरह से कोन आप बना सकते हैं। कोन भी जानते हैं, ये भी 3D शेप होता है, ठीक है। ये देखिए ये कोन है, तो इसमें एक तो कर्व सरफेस है और एक ये फ्लैट सरफेस है। इसमें दो फ्लैट सरफेस है, एक कर्व सरफेस। इस कोन में एक कर्व सरफेस है। आप लोग इस कोन वाले शेप में बर्थडे कैप पहनते हैं, और आइसक्रीम जो आप लोग लेते हैं कोन वाली आइसक्रीम देखिए, तो इसका जितना वॉल्यूम होगा तो ये वाला ओपन होता है पूरा अंदर तक, इसी में आइसक्रीम वो जो है आइसक्रीम वाला भर देता है और फिर आप लोग उसको खाते हो। तो ये उसमें जो आपका ये कंटेनर होता है कोन वाला, वो भी आप खा सकते हो, जानते हो आप उसमें खा सकते हो। तो ये जो है इसके अंदर जितनी आइसक्रीम आएगी ना वो वॉल्यूम डिसाइड करेगा। ज़्यादा वॉल्यूम का कोन होगा तो उसके अंदर ज़्यादा आइसक्रीम आएगी, ठीक है ना। तो ये कोन शेप है, इसमें एक कर्व सरफेस एक फ्लैट सरफेस है। तो आप कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस की तो एरिया निकाल सकते हो, लेकिन इस कोन के अंदर जितना कुछ आइसक्रीम आ सकती है वो इसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो इसका ज़्यादा वॉल्यूम वाला कोन ज़्यादा आइसक्रीम कंटेन करेगा, कम वॉल्यूम वाला कोन कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो इस तरह से आपने कुछ फिगर्स देखे, वो आप अब इनको समझ ले। ध्यान रखें कि ये सब जो फिगर्स हैं ये सब 3D फिगर्स हैं। तो 3D फिगर्स के आपको जो है एग्जाम्पल्स मालूम हो गए, और आपने देखा कि 2D फिगर में क्या कर सकते हैं, आप केवल एरिया निकाल सकते हैं और पेरीमीटर निकाल सकते हैं, जबकि 3D फिगर में एरिया निकाल सकते हैं और इसी किसी पर्टिकुलर उसमें एरिया निकाल सकते हैं इनके सरफेसेस का, कोई पर्टिकुलर सरफेस का निकालना हो, फ्लैट सरफेस का चाहे कर्व सरफेस का, और साथ में ये अपने अंदर जितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2D फिगर का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी इस तरह की जो स्टडी होती हैं, इनके फिगर की, इनके वॉल्यूम की, इनके एरिया की, पेरीमीटर की, ठीक है, और इसमें जो डायमेंशन हो सकते हैं कुछ और भी इनका, जैसे इसके बेस से इसकी हाइट कितनी है, ये स्लैंट हाइट कहलाती है, ये कितनी है, तो ये सब भी चीजें, तो वो सब जो है आप किसमें स्टडी करते हैं, ज्योमेट्री में। तो कुल मिला के ज्योमेट्री में जो है हम लोग डिफरेंट के जो शेप साइज के फिगर हमारे डेली लाइफ में होते हैं उनकी स्टडी करते हैं ज्योमेट्री में, ठीक है। तो ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फिगर्स की शेप साइज की स्टडी करते हैं। तो आप इसको लिख लेंगे कि
ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील विद द शेप साइज ऑफ द फिगर्स, डिफरेंट टाइप्स फिगर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो बात हो गई ज्योमेट्री की। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग अपने अलजेब्रा पे। चलिए बच्चों, आपने फिगर्स, शेप साइज वो सब देख लिया, ज्योमेट्री वाला हमने समझ लिया। अब ये जो है हम अलजेब्रा पे पहुंच जाते हैं। तो हमने अर्थमेटिक समझा और ये देखा कि अर्थमेटिक में नंबरों की स्टडी होती है और उन नंबरों की स्टडी 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की हेल्प से हम लोग करते हैं। तमाम डेली लाइफ की प्रॉब्लम को उन्हीं की हेल्प से हम लोग अभी तक सॉल्व करते रहे। फिर हमारे लाइफ में जो है ह्यूमन बीइंग्स जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड लाइफ की तरफ ज़्यादा गया, उसके रिक्वायरमेंट्स, उसकी ज़रूरतें, उसके बिजनेस, उसकी एक्टिविटीज़ मैथमेटिक्स के तमाम टूल्स की रिक्वायरमेंट करने लगी। उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ी कि नॉर्मली मैथमेटिक 4 ऑपरेशंस जो हैं उनको हम केवल नंबरों की हेल्प से करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिनको एक्सप्रेस करना, जनरल वे में एक्सप्रेस करना, मतलब एक फॉर्मूले के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना, जनरल बात कर देना जिससे कि वो कहीं भी यूज़ हो जाए, वो संभव नहीं हो पा रहा था। उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, हर वक्त कैलकुलेशन, हर वक्त चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती थी। कोई ऐसा टूल नहीं मिल रहा था जिसकी हेल्प से कुछ ऐसा बना दिया जाए, फार्मूला बना दिया जाए, सिस्टम बना दिया जाए कि जिसकी हेल्प से कभी भी उस तरह की चीज़ों को हम फटाक से उसको सॉल्व कर सकते थे। उसमें कुछ वैल्यूज़ पुट के इस तरह से करके कुछ चीज़ें निकाल सकते थे। तो मैथमेटिक्स में जो है एक नए टूल की ज़रूरत थी, एक नई ब्रांच की ज़रूरत थी, कुछ नई चीज़ की ज़रूरत थी। तो जो डेली लाइफ के हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकती थी और हमारे कैलकुलेशन या ये सब चीज़ों को बहुत आसान बना सकती थी। तो मैथमेटिक्स की वो जो नई ब्रांच इन सारी डिमांड्स को पूरी कर रही थी वो थी अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा में जो है नंबर्स तो अभी तक हम लोग यूज़ ही करते रहे और अब नंबरों के लिए जो है, नंबरों के प्लेस पे अब हम एक नए तरह का भी नंबर यूज़ करने लगे। जो हम नंबर यूज़ करते हैं वो लेटर्स के फॉर्म में अलजेब्रा में यूज़ करते हैं। मतलब अलजेब्रा में नंबर्स के साथ साथ लेटर्स भी यूज़ होने लगे। और ये किसकी प्लेस पे यूज़ हो रहे हैं? नंबरों के ही प्लेस पे यूज़ हो रहे हैं, बस अननोन फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं और जो कुछ कंडीशन को फॉलो करके ये नोन फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाते थे, इनकी वैल्यू भी निकल आती थी। मतलब ये एज ए नंबर ही यूज़ किए जा रहे थे। और लेटर्स कौन से? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो है, जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हीं में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उनमें से कौन से यूज़ जनरली हम लोग करते हैं? तो कौन कौन से लेटर यूज़ करते हैं? एक्स, वाई, जेड, एम, एन, पी, क्यू, कहीं कहीं पे स्मॉल आर एक्सेट्रा। जनरली हम लोग यही लेटर्स यूज़ करते हैं, यही अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। अब कुछ और भी यूज़ आप एक्स, ए से लेके जेड तक कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये है कि जनरली हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो अब जो है अलजेब्रा, ये जो मैथ की नई ब्रांच आई, इसमें मेन चीज़ यही थी कि इसमें यूज़ किया गया द मेन, इसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, अभी कुछ पॉइंट्स और बचे हैं जिनको अभी मैं इनको डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो बाकी पॉइंट्स भी आप जो है उसको मैं लिखूँगा और आप लोग जो है इसको अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो सीरियसली पढ़ाई को कर रहे हैं। उनको मतलब किसी चीज़ को टेक्निकली कहना आना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे डील करती है, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करें अपने लैंग्वेज में अगर, तो ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की है। एनसीईआरटी ही आपका जैसे मेन सीबीएसई के लिए, तो अब मैथ तो मैथ है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो चाहे वो एनसीईआरटी में रूल्स लिखे हों, चाहे जो है किसी दूसरे बुक में लिखे हों, सब एक ही है, चाहे सीबीएसई में हो चाहे आईसीएसई में हो, ये तो सबके लिए वही चीज़ होगी।
तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग एनसीईआरटी को ही अथेंटिक ज़्यादा उसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग होती हैं, तो इसीलिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो बुक्स बहुत ही अच्छी होती हैं। वो आप जानते हैं कोई एक पर्टिकुलर राइटर नहीं लिखता उसको, बहुत सारे राइटर्स मिलके, बहुत सारे उसमें जो है मैथ के फील्ड के जानकार लोग मिलके लिखते हैं, तो वो लोग अपने जो भी चीज़ें देते हैं निश्चित रूप से बेस्ट देते हैं। तो वहाँ की ली गई लैंग्वेज है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इनको पॉइंट वाइज बना लिया है और इनको आप भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अभी हम डिस्कस कर लें, उसके बाद आप लोग वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेंगे, फिर मैं इसको रब करके इसके आगे बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको लिख के उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो क्या होगा कि हमारा कंसेप्ट एक समझ में आएगा कि ये अलजेब्रा है क्या, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट चीज़ अलजेब्रा है, आपको इंटरेस्ट जगेगा मैथमेटिक्स में, स्पेशली अलजेब्रा में तो और ज़्यादा, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों को जो हम डेली लाइफ में जो करते हैं ना, वो बहुत इक्वेशन बना के, एक्सप्रेशन बना के हम उसको आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको वीडियो पॉज करके आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और अब हम जो है मान के चलते हैं कि आप पॉज करके नोट कर लेंगे कॉपी में। अब हम इसको डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हमने कहा है आपसे कि अलजेब्रा मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें नंबर्स के लिए हम लेटर्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं? जनरली ये यूज़ किए जाते हैं, बाकी कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब यूज़ ऑफ लेटर्स विल, तो ये लेटर्स के यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है? तो इन लेटर को यूज़ करते हैं, हमको वो अलाउ करते हैं, ये लेटर्स की हेल्प से हमको बताते हैं कि इनका यूज़ कीजिए और इनकी हेल्प से चीज़ों को आप जो है एक्सप्रेस कीजिए। जो आपके क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स हैं उनको एक सिस्टम से बना के इनकी हेल्प से जो है एक्सप्रेस कीजिए। इसमें और अल्फ़ाबेट आप एल बी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज़ ऑफ लेटर्स विल अलाउ अस टू राइट रूल्स एंड फार्मूलाज, हमको रूल्स और फार्मूलाज लिखने होते हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से जो रूल्स और फार्मूलाज बना दिए जाते हैं, किस तरीके की? जनरल वे में, ठीक। एक जनरल फार्मूला बना लिया जाता है, एक जनरल रूल बना लिया जाता है कि उस तरह के टॉपिक्स के लिए ये यूज़ कीजिए और अपने आंसर फटाफट निकालिए। तो अभी हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे ये जो है रूल्स और फार्मूले बन रहे हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं अगली बात जो ये कह रहे हैं। तो ध्यान ये रखना है कि लेटर्स जो है वो नंबर्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। बाय यूजिंग लेटर्स वी कैन टॉक अबाउट एनी नंबर्स, नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर नंबर। तो ये जो हम लोग अल्फ़ाबेट के फॉर्म में नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो इनको यूज़ करने का मतलब ये कोई पर्टिकुलर नंबर से नहीं है कि एक पर्टिकुलर नंबर के लिए है, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी, जैसे अभी हमने लिखा आपको कि समझिए ऐसे कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है नंबरों की कि एडिशन जो है कम्यूटेटिव होते हैं, ऑर्डर चेंज कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कोई भी मतलब आप नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, आप 2 रियल नंबर लीजिए, उनको ऐड कीजिए, फिर उनको ऑर्डर चेंज करके ऐड कीजिए और वो इक्वल ही आएंगे और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा रियल नंबर आप ले रहे हैं। कोई भी रियल नंबर लीजिए, कोई स्पेसिफिक नंबर यहाँ पे रखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो नंबर की बात होगी, बाय यूजिंग लेटर्स वी कैन टॉक अबाउट एनी नंबर्स, नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर नंबर। कोई पर्टिकुलर नंबर इसमें जरूरी नहीं कि यही वाले नंबर रखिए। हाँ, कहीं कुछ जब इक्वेशंस की बात आती है तो वहाँ पे वैल्यूज कुछ स्पेसिफिक ही मिलेंगी, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो है वो एक सिस्टम ऑफ नंबर्स पे डिफाइन होती हैं चीज़ें, तो वो कोई भी नंबर वहाँ पे आ सकता है, ठीक है। उसमें कोई भी उस ग्रुप का 1 नंबर 2 नंबर जो भी सेटिस्फाइड करेंगे वो आ सकते हैं। और इस तरह के एक्सप्रेशंस में आप देखिए कि यहाँ पे तो कोई भी रियल नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी लेटर्स में स्टैंड्स फॉर अननोन क्वांटिटीज़। अब ऐसे भी मतलब एक्सप्रेशंस, रूल, फार्मूले हम लिखेंगे, इनका यूज़ ही करना था, मेन मकसद इनका यही था कि अननोन को इनके टर्म्स में हम लोग लिखते थे।
ठीक है, अननोन को इनके टर्म्स में लिखते थे, जिससे कि जो है फिर इनके प्लेस पे वो वैल्यूज, फिर यह कंडीशन कुछ ऐसी रहती थी कि ये जो अननोन रहता था वो उस कंडीशन को फॉलो करके हम इसकी नोन वैल्यूज फाइंड कर लेते थे। ठीक है, इसकी नोन वैल्यूज हम फाइंड कर लेते थे। जैसे आप यूं समझें कि सीता और गीता दो सिस्टर हैं। ठीक है, लेटर्स में स्टैंड्स फॉर अननोन क्वांटिटीज, तो अननोन क्वांटिटीज के लिए है ये। तो सीता और गीता ये टू सिस्टर्स हैं। ठीक है, अब सीता जो है 5 इयर्स ओल्ड है एज कंपेयर टू गीता। ठीक है, गीता से 5 इयर्स इनकी एज ज़्यादा है। तो अगर गीता की एज x है, अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, सीता इज 5 इयर्स ओल्डर देन गीता। तो सीता अगर 5 इयर्स ओल्डर है, बड़ी है, तो अगर गीता की एज x लिया हमने, तो सीता की एज क्या होगी, इससे 5 ज़्यादा होगी, तो x प्लस 5। आखिर में गीता की जो एज होगी एक नंबर ही तो होगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी होगा, 5 साल, 2 साल। ठीक है, तो गीता जो है, जो उसकी एज होगी एक नंबर होगा, तो ये जो हमने यूज़ किया है लेटर x, वो एक नंबर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। जो यहाँ पे बात हो रही है कि अलजेब्रा में हम नंबर्स के लेटर्स को यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये नंबर है। तो अब गीता की एज अगर x है, तो सीता चूंकि 5 इयर्स ओल्डर है, सीता बड़ी है 5 साल, तो सीता की एज x प्लस 5 होगी। अब ये अननोन है, अभी आपको पता नहीं है, लेकिन अगर इसी में हम कंडीशन लगा दें कि दरअसल गीता की प्रेजेंट एज 5 इयर्स है, चलिए 5 बार बार हो गया, अगर हम सपोज कर लेते हैं गीता की प्रेजेंट एज आपको कह दिया गया 10 इयर्स है, तो अगर ये गीता 10 इयर्स है, तो ये क्या हो जाएगी 10, चूंकि x की वैल्यू पता चल गई आपको, तो ये 10 है, तो यहाँ पे 10 प्लस 5। ठीक है, तो 10 प्लस 5 जो है मतलब कि 15 इयर्स जो है वो हो जाएगी सीता की एज। ठीक, तो इस तरह से जो है हम लोग ये अननोन को फाइंड कर लेंगे। अभी अननोन को जैसे इन्होंने अभी हमें ने बता दिया, लेकिन अननोन को फाइंड करने के यहाँ पे एक तरीका ये हो जाएगा कि कुछ कंडीशन दे देंगे। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों की एज का सम, दोनों की एज का सम 25 इयर्स है, तो सम ऑफ एज, ठीक है, सम ऑफ एजेस वो 25 है, 25 है, दोनों की एज का सम कितना है 25। तो अब इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे आप, तो x प्लस 5 और ये प्लस x और ये इक्वल टू 25। तो चूंकि अभी हम अलजेब्रा पढ़ ही रहे हैं, तो ये इक्वेशन बन गया। अभी तो हम अलजेब्रा का बेसिक करेंगे, फिर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझेंगे, और तब जो है हम समझेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना, अलजेब्रिक इक्वेशन को समझेंगे। तो दरअसल अगर केवल इतने की बात करें तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब कुछ कंडीशन इम्पोज कर दी जाती है, ये कंडीशन लगा दिया कि इन दोनों का सम 25 है, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। किस पे कंडीशन हो गई, इन वेरिएबल्स पे। तो अब ये वेरिएबल्स अभी तक जब तक ये था तो ये कुछ भी होता, अगर ये 10 होता तो ये 10 प्लस 5 15 होती, ये 20 होता तो ये 20 प्लस 5 25 होती, ये 2 होता तो ये 2 प्लस 5 7 हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यूज आ जाती, कोई पर्टिकुलर नंबर यहाँ पे नहीं जरूरी है। अभी यहाँ पे जब तक ये कंडीशन इम्पोज नहीं हुई, तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, मतलब जो भी वैल्यू, जो भी एज उसकी होगी गीता की, ठीक है, जो भी होगी, कहीं पे भी इस तरह की क्वेश्चन है तो जो एज होगी वहां रख के, अगर वो 5 इयर्स से ग्रेटर का मामला है तो यहाँ पे उसको फिर ऐड कर लेंगे। तो x कुछ भी हो सकता है गीता एक ऐसी बच्ची की बात हो रही जो 1 इयर्स की है, तो 1 प्लस 5 6 ईयर की सीता होगी। हो सकता है वो बच्ची गीता जो है 2 इयर्स की है, तो ये 2 हो गया, तो ये 2 प्लस 5 7 इयर्स की उसकी सिस्टर दीदी गीता होंगी। इसी तरह से हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी एज उनकी होगी। लेकिन
अगर इन दोनों की एज के सम पे एक कंडीशन लगा दिया गया कि इन दोनों की एज इतनी है, तब ये जो कंडीशन है ये इफेक्ट डालेगी x पे। अभी यहाँ x की कोई भी वैल्यूज हम ले सकते थे, ठीक है, जो भी होती किसी की भी इस तरह से, लेकिन यहाँ पे अब ये हो गया कि दोनों की एज का सम 25 है, तो अब x की एक स्पेसिफिक वैल्यू ही इस कंडीशन को फुलफिल करेगी। x की ये जो अभी अननोन है ये x, देखिए अभी आपको नोन नहीं है, जब कंडीशन लग गया तो ये अननोन का काम कर रहा है x, ठीक है, ये जो है अननोन है, तो ये अननोन जो है अब इस कंडीशन की वजह से नोन में कन्वर्ट होने जा रहा है, इसकी वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं। तो जब ये इक्वेशन बन जाता है, इक्वल का साइन लग जाता है, तब ये अननोन वैल्यू की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, और ये अब अननोन वैल्यू कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ही होगी, केवल कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ही है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू ही है जो x की प्लेस पे रखने पे ये सेटिस्फाइड होगा। अभी यहाँ तक में तो कोई वो कंडीशन नहीं थी, यहाँ कंडीशन लग गई, तब ये अननोन का काम जो कर रहा है x, उसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ही इसको सेटिस्फाइड करेगी, ठीक है। अब यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे, निकाल लेंगे, तब हमारे पास x की वैल्यू 10 निकल जाएगी, तो मतलब गीता 10 ईयर्स की होगी। अब गीता की एज को हमने पता कर लिया, और सीता जो है 10 + 5 15 ईयर्स की होगी, ये हमें पता हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो बातें कही गई हैं कि बाय यूजिंग लेटर्स वी कैन टॉक अबाउट एनी नंबर्स नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर नंबर, तो एक उसके लिए हमने ये लिया था एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए कि भैया कोई भी दो रियल नंबर ले लो, उनका सम सीधे सीधे a और b को ऐड कर दो, मतलब पहले वाला नंबर फिर बड़ा, मान लो एक छोटे बड़े करके हैं, एक ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला नंबर, तो पहले छोटे वाले को फिर प्लस बड़े वाले को करो, और चाहे पहले बड़ा वाले लिख लो फिर छोटा वाला लिख लो, वो सम करो, ये सम करो, दोनों से रिजल्ट एक ही आएगा। अब कोई भी रियल नंबर यहाँ a और b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो। हाँ, ध्यान बस इतना रखना है कि a मतलब a है, अगर a की वैल्यू यहाँ 5 लिया तो a इधर है तो यहाँ भी तो 5 ही लेंगे। b की वैल्यू मान लो आपने 7 दिया तो b यहाँ 7 दिया तो b यहाँ भी लिखा तो यहाँ भी 7 ही लेंगे। बस छूट ये है कि कोई भी रियल नंबर ए बी की वैल्यू फ्री है आप लेने के लिए, ठीक है। तो ए बी की जो वैल्यू आप लेंगे आपका चॉइस है, यहाँ रखिए, वही ए बी की वैल्यू यहाँ भी रखिए। आप देखिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वलिटी पे, मतलब दोनों साइड इक्वल ही आएगा। तो ये जो है आपके, तो मतलब ये इससे आपको फायदा क्या हुआ, ये क्यूमुलेटिव लॉ है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, थोड़ा तो आपने पढ़ा ही है, तो ये तो हम अब आपके सामने ले आ रहे हैं, लेकिन कुछ तो पढ़ाई आपने की है। तो ये मैथमेटिक्स में एक लॉ है जिसको जो है हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, जिसमें हम नंबरों के ऑर्डर को चेंज कर दें तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से जो रिजल्ट मिलता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कब कब होगा, जब हम एडिशन करें और या तो मल्टीप्लिकेशन करें। सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा और डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होगा, वहाँ ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ेंगे। तो क्यूमुलेटिव लॉ एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे, ये दो रियल नंबर कोई भी ले तो वो क्यूमुलेटिव लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे फॉलो करता है, ठीक है। तो मतलब अब यही लॉ आपको एक्सप्रेस करना है, तो इसको लिख देने से आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी दो रियल नंबर ले, उनको ऐड करें और उसके बाद उनके ऑर्डर को चेंज करके ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको देखने से ये लग रहा है, क्योंकि देखिए ऑर्डर चेंज कर दिया गया और प्लस किया गया तो भी इक्वल है इसी के, तो ये देख के हम ये क्लियर हो गया हमको कि कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर चेंज करने से दो रियल नंबरों को ऐड करने का के ऊपर, ठीक है। तो अब यही चीज या तो फिर अब स्टेटमेंट में आपको बताया जाता, अब वो लंबा सा स्टेटमेंट आप याद रखें कि देयर इज नो चेंज टेक्स प्लेस on when two numbers added by changing the order of the numbers, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है आप इसको ध्यान में रखें, ये एक लॉ है, ये रूल है, और उस रूल को इसी सिंबॉलिक फॉर्म में अल्फ़ाबेट की हेल्प से हमने एक्सप्रेस कर दिया है, और इसको देख के हम एकदम क्लियर हो गए हैं कि ऑर्डर चेंज करने से इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता जब दो नंबरों को हम ऐड करते हैं। तो ये रूल एक्सप्रेस हो गया इससे, तो कितना फायदा हुआ, आप बहुत सारे स्टेटमेंट और ये सब चीज़ों से बच गए। आप ऐसे एक्सप्रेस यहाँ कम्यूटेटिव लॉ की हेडिंग डाल दिए और ये लिख दिए और बता दिए ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, काम बन गया, ठीक है।
तो ये हो गया। इसी तरह से हम ये a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए भी कर पाएंगे। ये दोनों क्यूमुलेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर चेंज करने से। सब्ट्रैक्शन डिवीजन में ये लागू नहीं होता है। तो अब यहाँ सीता वाले केस में फिर हमने आगे बात की, तो ए बी कोई भी रियल नंबर हो सकता था। तो ये हो गया ना कि कोई जस्ट पर्टिकुलर नंबर की ज़रूरत नहीं है, ये किसी भी नंबर को लेके बात हो सकती है। लेटर्स में स्टैंड्स फॉर अननोन क्वांटिटीज़, ये x एक अननोन क्वांटिटी है। जैसे ही कंडीशन इंपोज हुई तो इसकी वैल्यू, अननोन क्वांटिटी की वैल्यू इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, और भी अभी हम बात करेंगे अननोन क्वांटिटी की। तो बाय लर्निंग मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग अननोन वी डेवलप पावरफुल टूल्स फॉर सॉल्विंग पजल्स एंड मेनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम डेली लाइफ। तो कह रहे हैं कि ये जो अननोन है इसको सॉल्व करने की टेक्निक से, ठीक है, इसको सॉल्व करने की टेक्निक से अगर हमें उसके मेथड्स पता चल जाएंगे तो फिर हम इससे एक पावरफुल टूल्स बना लेते हैं। मतलब एक ये फार्मूले के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर लेंगे और फार्मूला बन जाएगा, रूल बन जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हम आसानी से कर लेंगे। जैसे इनको सॉल्व करने के टेक्निक, अभी इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी इनको जब हम ऐड करेंगे तो 25 के इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे हम। तो कैसे निकालेंगे, तो उसको आपको मैं सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ। x ऐड होकर 2x हो जाएगा और फिर प्लस 5 है इक्वल टू 25। ठीक है, तो अब इसमें जो है देखिए आप x की वैल्यू अपने से देते चले जाएंगे। अभी जो बेसिक पहले टेक्निक यूज होती थी जिसको एरर एंड ट्रायल मेथड कहते थे, कि हम x की वैल्यू का ट्रायल कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं। लेकिन अब ये जब कंडीशन इक्वल की कंडीशन लग गई है तो इसमें एक स्पेसिफिक नंबर ही इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो हम ट्रायल मेथड कर रहे हैं। चलिए x की वैल्यू 1 देते हैं, तो x को अगर 1 देंगे तो 2 1 जा 2, 2 + 5 7, तो 7 इधर आ गया इक्वल टू, तो 25 है, तो काम बना नहीं। चलिए x की वैल्यू कुछ फटाफट बढ़ाते हुए चलते हैं, 5 देते हैं, तो 5 2 जा 10 और 10 + 5 15, जबकि ये इक्वल टू 25 है। तो 15 इक्वल टू 25 नहीं होता है, इसलिए x की वैल्यू जो 5 दिया वो इसके x जो अननोन है उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू अभी मैं 10 दे दूं तो 10 2 जा 20 और 20 + 5 25, तो देखिए इधर भी x की वैल्यू 10 लेने पे 25 आ गया, इक्वल टू भी 25 है। इसका मतलब x की वैल्यू 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। और x क्या है, गीता की एज है, जो कि अभी तक अननोन थी, लेकिन कंडीशन इंपोज करने से ये ट्रायल मेथड से हमने x की वैल्यू अपनी तरफ से दी। अब x की वैल्यू जाहिर सी बात है 1 2 3 4 देंगे, क्योंकि x एज है तो वो निगेटिव तो होगी नहीं, ठीक है, पॉजिटिव ही होगी। तो x की वैल्यू 1 2 3 4 दे के हमने ट्रायल किया, तो देखा जब x की वैल्यू 10 हमने दिया तो ये 10 2 जा 20 और प्लस 5 25 हो गया, इधर भी 25 हो गया, इधर भी 25 हो गया। इसका मतलब जो x की वैल्यू 10 है वो जो है गीता की प्रेजेंट एज है। और उसी को तो x की या अननोन की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देती है, उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अभी आगे भी हम उसके स्टेटमेंट्स लिख देंगे। अब यहाँ पे बात आई है तो थोड़ा आपने समझ लिया। ठीक है, तो इस तरह से ट्रायल मेथड से कि x की वैल्यू हम अपनी तरफ से देते चले जाते हैं और फिर देखते हैं कि जो है आपको कौन सी वैल्यू x की इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एज थी तो इसमें निगेटिव नंबरों को रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि देखिए लेटर यूज करने से क्या हुआ, कोई भी रूल आसानी से एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, ये एक जनरल रूल है रियल नंबर्स पे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन पे, क्यूमुलेटिव लॉ, वो हमने वो कर दिया। इस तरह से इक्वेशन को हम आसानी से एक्सप्रेस कर पाए, इसकी हेल्प से जो है हम बताए। ठीक है, आसानी से हम x की वैल्यू निकालिए कि वो 10 ईयर्स की है गीता, और जब वो 10 की है तो ये 5 ईयर्स बड़ी है, तो 10 + 5 15 हो जाएगी। तो ये बात समझ में आपको आ गई। और तो ये लेटर्स में स्टैंड्स फॉर अननोन क्वांटिटीज, तो देख लिया आपने, ये लेटर अभी अननोन पे था, फिर ये नोन वैल्यूज इक्वेशन की हेल्प से हो गई, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया।
तो ये मेथड को जब हमने समझ लिया, मेथड्स हमने ट्रायल मेथड लगाया, हिट एंड ट्रायल मेथड या एरर एंड ट्रायल मेथड, मतलब x की बहुत सारी वैल्यू ऐसी हैं जो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहे, तो वो एरर हो गया आपका। मान लीजिए यहाँ x की वैल्यू आपने 2 दिया था, तो 2 को जब हमने सॉल्व किया था तो ये 2 2 जा 4 + 5 9 आ रहा था, क्या 25 के इक्वल है? नहीं है, तो वो एरर हो गया। लेकिन ऐसे चलते चलते फिर 10 दिया तो उससे सही हो गया, तो वो आपका जो है, आपका जो ट्रायल मेथड है या हिट मेथड कहते हैं या ट्रायल मेथड कहिए या एरर मेथड कहिए, तो उससे करते करते एक ऐसी वैल्यू भी मिल जाएगी जिससे कोई एरर नहीं होगा, दोनों साइड सेटिस्फाइड हो जाएंगी, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी और अननोन की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो मेथड्स आगे चल के हम लोग जो है ट्रायल मेथड और ये जो हम लोग एरर मेथड यहाँ पे बेसिक लेवल पे करते हैं वो नहीं, आपको इक्वेशन सॉल्व करने के और मेथड मिलेंगे। एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तमाम टेक्निक्स हैं इक्वेशन सॉल्व करने की, तो आगे हम लोग वो भी पढ़ेंगे और उनसे आसानी से जो है सॉल्व कर लेंगे कंडीशंस को, इक्वेशंस को। तो ये हो गई, ठीक। अब सिंस लेटर्स आर स्टैंड्स फॉर नंबर्स, ये नंबर्स लिखा है, गलत हो गई स्पेलिंग, NUMBERS कर लीजिएगा। तो ये सिंस लेटर्स स्टैंड्स फॉर नंबर्स, तो ये जो हम लेटर यूज़ कर रहे हैं, अभी x की वैल्यू हमने कहा निकली तो 10 निकली, 10 एक नंबर है, मतलब उस 10 के लिए ये यहाँ पे है। तो लेटर्स जो है नंबर की जगह पे ही यूज़ हो रहे हैं, बस अभी उनकी वैल्यू नहीं पता है, तो उनकी वैल्यू जब नोन हो जाएगी तो आप रख देंगे तो आपको वो रिक्वायर्ड वैल्यू दे देगा, या इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करके उनकी वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब जब ये नंबर ही है तो इन लेटर्स के साथ x, y, z जो भी यूज करेंगे, तो इन लेटर्स के साथ भी नंबरों जैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। नंबर्स के साथ हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं। हमने कहा 10 + 5 15 हो गया, 10 - 7 3 हो गया। तो जैसे उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, वैसे ही लेटर्स भी चूंकि एज ए नंबर ही है तो इनके साथ भी वो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन कर पाएंगे। तो जब इनके साथ 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे इन लेटर्स के साथ, ठीक है, जो अननोन फॉर्म में हमारे पास आएंगे, तो ऐसे में जो एक्सप्रेशन बन के आपको मिलेगा उसी को बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लें, क्योंकि ये लेटर्स किसके फॉर्म में होते हैं, नंबर्स के प्लेस पे ही आते हैं, नंबर्स के लिए यूज हो रहे हैं। तो ऐसे में जो है इनको हम, नंबर्स हैं अगर ये, तो जैसे नंबरों के साथ हम 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वही सेम प्रोसेस इनके साथ भी हम कर सकते हैं। इनको भी हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब उनके कुछ रूल हैं तो वो आगे हम लोग देखेंगे कि किनको किनको ऐड कर सकते हैं, किनको किनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन पे वो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं। तो ऐसा जब करेंगे तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसी एक्सप्रेशन को जो है हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, जो हमारे अल्फ़ाबेट वाले नंबर हैं या लेटर्स के फॉर्म में जो नंबर है वो, और हो सकता है कुछ अर्थमेटिकल नंबर जो आपको है, जो आपने नंबर एक्चुअली पढ़े हुए हैं, उनके साथ मिला के जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा उनको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो चलिए, ये अभी आप जो है इन चीज़ों को नोट करेंगे वीडियो पॉज करके। तो आपने समझ लिया एल्जेब्रा मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग लेटर्स का यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ नंबर्स एज ए अननोन क्वांटिटी। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से हम कुछ जनरल रूल बना लेते हैं, जनरल फार्मूले बना लेते हैं, और उन फार्मूलों की हेल्प से हमारी मैथ की स्टडी आसान हो जाती है, और उनकी हेल्प से हम आसानी से अननोन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं या अपने रूल्स को अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दूसरी बात कि ये चूँकि नंबर्स के लिए है तो नंबर्स के लिए स्टैंड करते हैं, तो जो नंबरों के साथ 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे वो इनके साथ भी होंगे, और ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, जब इक्वेशन बन जाएगी तो कुछ स्पेसिफिक नंबर ही उसको सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है।
तो ये इतनी चीज़ें आप नोट कर लें। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें इसमें पॉइंट वाइज लिख देंगे, जिसको पढ़ेंगे आप तो स्टेटमेंट की वजह से आप अच्छी चीज़ें सही तरीके से जो बातें कही जा रही हैं उसको समझ पाएंगे। तो आप इसको नोट करेंगे। अभी मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोगों ने ये देख लिया होगा और नोट भी कर लेंगे। आगे के पॉइंट्स में लिखने चल रहा हूँ। चलिए बेटा, अब ये जो है वो हमने रब कर दिया, ये नए पॉइंट्स कुछ लिख लिए हैं और इसको भी देख लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स बेटा वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आप जब इनको पढ़ेंगे तो कहीं कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करना आना चाहिए, उसके लिए आपके पास सेंटेंस होनी चाहिए। तो इसीलिए लोग कहते हैं आप बुक्स पढ़िए, रीडिंग लगाइए, जिससे आपके पास टर्म्स होंगे और वो विशेषकर मैथ और साइंस में स्पेसिफिक टर्म्स कुछ होने चाहिए, वो सब होंगे। आपका नॉलेज बढ़ता है, आपको एक्सप्रेशन जो होती है वो सही होती है, सही ढंग से चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इससे उस सब्जेक्ट के जो लैंग्वेज है, जो टर्म्स हैं, वो आपको पढ़ते रहना चाहिए। तो ये नोट्स के फॉर्म में आपको रहेगा, तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट भी अच्छा रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस जो हो जाएगा वो बढ़ेगा, आपका सारी चीज़ें होंगी। तो अब ये पॉइंट्स हैं, अब कुछ इनका हम लोग साइड में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, फिर अभी ये सारे पॉइंट डिस्कस हो जाएंगे तो फिर हम एकदम फटाफट तरीके से आपको बताएंगे। तो अब ये जो अगला पॉइंट है इस बेसिक अलजेब्रा टॉपिक में कि एन इक्वेशन इज, अभी तक हमने देखा कि जैसे यूँ कहें कि रूल्स बनाते थे। अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आपके लिए, जो एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। मैच स्टिक्स आप जानते हो, ऐसे ये मैच स्टिक्स होती हैं, आप लोगों ने देखा है, ढेर सारी होती हैं। अब 2 मैच स्टिक लेके आपको एल शेप बनाना है। ज्योमेट्री में आप जानते हैं एल शेप, तो एल शेप बनाएंगे आप, तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये देखिए, ये वाला आपने लिया, इसको वर्टिकली ऐसे रख दिया, फिर ये वाला लिया, ऐसे ही बस ज्वाइन कर दिया। ये आपका जो आपका सल्फर लगा हुआ है आपका, वो इधर है और इसका ये वाला जो टेल है यहाँ पे है, इससे जोड़ दिया, तो इससे आपका एक एल शेप बन गया। ठीक है, अब जो है आप इसी तरह से ढेर सारे आप बना सकते हैं इससे। अभी ये आपका दूसरा, अगर आप इसी से एल बनाएं तो कैसे बनाएंगे? इस तरह से आप जो है ऐड करते चले जाइए। तो ये मैच स्टिक की हेल्प से जो है आप ये एल का शेप बनाए, फिर अगला उससे जोड़ दिए, फिर अगला उससे एल का शेप बना के जोड़ दिए, मतलब ये अलग अलग एल शेप थे। ये तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये एल शेप एल शेप एल शेप दो स्टिक की हेल्प से आप बना रहे हैं, मैच स्टिक की हेल्प से। तो यहाँ पे आपने इनको जोड़ दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जब ये शेप जोड़ दिया तो आपसे ये पूछा गया कि इस जो
एल के शेप ये तीनों मिलके बना रहे हैं, ये तीनों मिलके यहाँ पे बन गया ये एक नया शेप। तो पूछा जाए इस शेप में टोटल मैच स्टिक कितनी यूज हुई हैं। ठीक है, ये जो आपने बनाया है एल शेप, ये अलग अलग थे, इनको ये आपने लिंक कर दिया, जोड़ दिया इस तरह से। ये तीनों अगर आप जोड़ देंगे तो इस तरह का शेप आ जाएगा। ठीक है, ये पहला वाला ऐसे था, ये वाला, फिर इसी से ये वाला उस पर ले आके यहाँ पे ऐसे जोड़ दीजिए, फिर ठीक है, फिर इस तरह से, फिर इसके इस पॉइंट पे ये ले आके ऐसे जोड़ दीजिए, तो ये शेप आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई कहे कितनी मैच स्टिक है, तो आपको ऐसे पता है कि 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो कोई दूसरा बच्चा है वो ऐसे देखेगा कि एक एल के शेप में 2 मैच स्टिक है, और फिर दूसरे एल के शेप में भी 2 है, फिर इसमें भी 2 है, तो 2 + 2 + 2 6 करेगा। फिर वो बात यहाँ पे आई कि इसको कुछ रूल बना दिया जाए, अगर यही पैटर्न फॉलो हो रहा है तो कुछ रूल बना दिया जाए, यही एल शेप ही बनाना है और 2 मैच स्टिक से ही बनाना है हमको। अब एल शेप है तो 2 मैच स्टिक से बनेगा ही। तो हम जो है टोटल मैच स्टिक का नंबर बताने के लिए एक रूल बना सकते हैं। हम देख रहे हैं केवल अगर नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, अगर कब ये नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कब, पहला when 1 L is formed, जब एक एल आप बनाते हैं तब कितना होगा, तो कितनी मैच स्टिक है 2, और when 2 L's are formed, जब 2 एल आप बनाते हैं तब कितनी मैच स्टिक चाहिए, तो 2 × 2। एक के लिए जब एक ही एल बना रहे हैं तो 2 × 1 मतलब कि 2 हो गया। अब जब 2 मैच स्टिक बना रहे हैं तो 2 × 2 मतलब कि 4 हो गई। ठीक है, इसी तरह से 3 एल्स बनाएंगे, ये एल्स है, एस लगा हुआ है, 2 एल्स, when 2 L's are formed, तो 2 × 2, ये 2 तो मैच स्टिक यूज हो रही है जो, और ये 2 नंबर ऑफ L कितना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया। इसी तरह से 3L बनाना है तो 2 × 3 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह 4L बनाना है तो 2 × 4 कर देंगे। तो इसी तरह से अगर आपको NL बनाना हो तो 2 × n कर देंगे। ठीक है, तो अब जो है तो फॉर n L's नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इक्वल टू 2 एक में है तो n में कितना होगा, 2 × n। तो ये 2 × n क्या है, ये नंबर ऑफ मैच स्टिक्स को फाइंड करने का रूल है, जो अभी हम लोगों ने शुरू में कहा कि अलजेब्रा में हम नंबर्स के लिए अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, उनकी हेल्प से हम फार्मूलाज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। तो ये देखिए एक रूल बन गया, एल शेप अगर बनाना है मैच स्टिक से तो। ठीक है, तो इस रूल की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यूज्ड इन एन एल्स शेप इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एल। ठीक है, अगर आप एन एल बनाएंगे तो कितने मैच स्टिक्स का यूज करना पड़ेगा, जैसे 3L बना रहे हैं तो n की प्लेस पे 3 रख दीजिए, तो 2 × 3 6 हो गया। तो ये तो अब आप जान रहे हैं ना, अब आप समझ रहे हैं। पहले तो आप अलजेब्रा जानते नहीं थे, जब पहले अलजेब्रा था ही नहीं, तो उस समय देखिए कि मैथमेटिशियन ने ये एक टेक्निक निकाली। ठीक है, तो ये जो है n आप देख रहे हैं अल्फाबेट है, यूज हो गया है, और ये 2n जो है नंबर ऑफ 2n क्या है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स,
n क्या है? नंबर ऑफ एल्स, कितने एल आपने बनाए। ठीक है, अब आपसे कोई कहे कि अगर 5L बनाने हैं तो कितनी मैच स्टिक चाहिए, तो आपको 2 + 2 + 2 + 2 + 2 5 बार नहीं करना पड़ेगा। अब सीधे ये n क्या है? नंबर ऑफ L। आप 5L बना रहे हो तो यहाँ n की प्लेस पे 5 रखो, तो 2 × 5 10 हो गया। ठीक है, तो 10 मैच स्टिक्स यूज होंगी। तो अब n की वैल्यू 1 हो सकती है, एक ही L बनाना है तो n की वैल्यू 1, तो 2 × 1 = 2। n अगर 2L बनाना है तो n की वैल्यू 2, 2 × 2 = 4। अगर 3L बनाना है तो n की प्लेस पे 3 रखेंगे, 3 × 2 = 6। तो इस तरह से देख रहे हैं n को कोई भी वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आप दे सकते हो। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है? n की वैल्यू 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर आप रख सकते हैं, जितना आपको L बनाना है n की वैल्यू वो दे दीजिए। तो वहाँ पे था कि कोई स्पेसिफिक नंबर के लिए हमारा वेरिएबल या हमारा जो अननोन है या हमारा अल्फ़ाबेट है, जो हम लेटर्स है जो यूज़ कर रहे हैं अलजेब्रा में, वो किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं है, स्पेसिफिक नंबर के लिए नहीं है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, बस यहाँ पे उसका ये नहीं कि यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल नंबर रखेंगे, क्योंकि मैच स्टिक जब लेंगे पूरी लेंगे, पूरे अच्छे से L बनाने की बात हो रही है, उसमें कोई इस तरह की बात हो ही नहीं रही है कि हम फ्रैक्शनल लेंगे, टूटी फूटी लेंगे, आधी लेंगे, तिहाई लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए नंबर भी जब लेंगे तो ये नेचुरल नंबर लेंगे। लेकिन कौन से नेचुरल नंबर? सारे ले सकते, कोई भी ले सकते हैं, मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, तो कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं हुआ वो। इसीलिए वहाँ पे सेकंड पॉइंट पे हमने शायद लिखा था कि ये जो लेटर्स हैं वो कोई भी स्पेसिफिक नंबर नहीं है, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी जितने भी L बनाने हैं n की वैल्यू वो दे दीजिए और आपको नंबर ऑफ मैच स्टिक्स पता चल जाएगी। तो ये आपने देखा, ये एक रूल बन गया। इस रूल की हेल्प से आप नंबर ऑफ मैच स्टिक्स आसानी से बता सकते हैं। तो अब इसी तरह से जो है, तो ये एक रूल बना और फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी बनते हैं, तो कैसे बनते हैं उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इस तरह से ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक, तो ये अभी इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है। जैसे यूँ कहें कि अभी एज वाली प्रॉब्लम की जब बात हो रही थी, तो ये हमारे समझ से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा समझने के लिए अपने, ठीक है, कंसेप्ट के लिए है। तो अभी मैं इसको रब करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की भी बात करूं। तो चलिए अब जो है पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं, फिर जो है आगे हम इक्वेशन की भी बात करेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं? जैसे आपसे हमने कहा Ram's father is 10 years more than twice of his age। तो राम्स फादर एज इज 10 years मोर देन ट्वाइस ऑफ हिज एज। तो राम के फादर की जो एज है वो उसकी एज के, किसकी एज के? राम की एज के ट्वाइस से जो है 5 ज़्यादा है, सॉरी 10 years ज़्यादा है। राम्स फादर एज इज 10 years मोर, ज़्यादा है, 10 years ज़्यादा है किससे? देन ट्वाइस ऑफ हिज एज, राम की एज के ट्वाइस से
10 ईयर्स ज़्यादा है राम के फादर की एज। तो राम के फादर्स को अगर एज हम लिखे, राम की फादर की एज लिखे, तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर लेट राम्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट P फॉर प्रेजेंट एज बी X ईयर्स। अगर राम की प्रेजेंट एज जो है P फॉर प्रेजेंट है, लेट राम्स प्रेजेंट एज बी X ईयर्स, देन हिज फादर्स एज इक्वल टू 10 ईयर्स ज्यादा है। किससे? राम की एज के ट्वाइस से। तो पहले राम के एज का ट्वाइस कर दिया, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ राम एज हो गया, और इससे भी 10 ज्यादा है तो 10 ऐड कर दिया। तो ये 2x + 10 जो है एक एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। 2x + 10 क्या है? एक एक्सप्रेशन है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो बता रहा है राम के फादर की एज को, ठीक है। ये अननोन के टर्म्स में है, x अभी अननोन है, राम की प्रेजेंट एज पता भी नहीं है। x क्या है? राम की प्रेजेंट एज है। तो राम की फादर की एज उस राम की प्रेजेंट एज के ट्वाइस से 10 ईयर ज़्यादा है, इसलिए ट्वाइस करके 10 उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं कैसे बनते हैं। अननोन को किसी कांस्टेंट से, किसी अर्थमेटिकल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, फिर उसमें 10 ऐड किया गया। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके अननोन्स होते हैं, आपके वेरिएबल्स होते हैं, और साथ में आपके कांस्टेंट होते हैं। और इन पे देखिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो अर्थमेटिकल नंबर, ये आपके जो एल्जेब्रिक नंबर x y z लेटर्स हैं, जो हम लोग जिनको एल्जेब्रिक नंबर भी कह सकते हैं, तो इनके साथ चूंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगा है, ठीक है। तो अब ये जो है हम लोग ऐसे बहुत सारे कि एक ही वेरिएबल जरूरी नहीं है कि एक ही अननोन आए, एक साथ 2-2 अननोन, 3-3 अननोन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी और अगर आप जैसे समझना चाहें तो प्रोडक्ट ऑफ राम एंड श्याम्स is B product of Rams and Shyams is जैसे प्रोडक्ट ऑफ राम्स एंड श्याम्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ श्याम्स एज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ राम्स एंड श्याम्स एज इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ श्याम्स एज।
तो राम और श्याम की एज का प्रोडक्ट श्याम की एज के 5 टाइम्स के इक्वल है। तो राम पहले है फिर श्याम है, तो राम की एज को मैं x ले लूँ, फिर श्याम आते हैं उनकी एज को y ले लूँ, तो इनका प्रोडक्ट x इंटू वाई हो गया। अब ये कह रहे हैं ये इक्वल है किसके, श्याम की एज के 5 टाइम्स के। तो श्याम की एज तो y है तो उसके 5 टाइम्स के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे देखिए एक दो वेरिएबल हैं x और y, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो ये भी जो है इक्वल के पहले एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वल के बाद एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें दो वेरिएबल एक साथ आए हुए हैं। तो इस तरह से हम जो है अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को चल रहे समझेंगे, लेकिन आपको ये अभी हम बता ही रहे हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं अननोन के साथ। अननोन या वेरिएबल आपका x है और इनकी हेल्प से हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। ये आपके अननोन है, अगर कुछ कंडीशन और प्रोवाइड कर दी जाए तो ये अननोन की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये आपने देखा कि ये आपके जो है अभी यही चीज़ें जो है आपने देखा कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बन रहे हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को जो है अगर इन एक्सप्रेशंस पे कुछ कंडीशन लगा दें, ठीक है, अभी तो ये है कि अभी राम की जो एज थी वो अननोन थी तो उसको हमने x मान लिया था, तो फादर की एज इतनी आ गई। फादर की एज एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन अगर हम जो है कुछ कंडीशन और प्रोवाइड कर दें, कुछ इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड कर दें, तो ये x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब इक्वल के साइन के साथ कुछ कंडीशन आ जाए, कुछ नंबर आ जाए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल करके कुछ कंडीशन इंपोज कर दें, इक्वल करके कोई और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दें, या इक्वल करके कोई और नंबर लिख दें कि आप ये नंबर लिख दें। जैसे इसकी वैल्यू अगर मैं दे दूं कि इसकी वैल्यू 50 है, तो 2x + 10 को हमने 50 अगर बोल दिया, तो इसका मतलब इसमें मैंने कंडीशन लगा दी कि अब x की कोई भी वैल्यू नहीं चलेगी, अब x की कुछ ही वैल्यू होगी, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जो इनको सॉल्व करने पे इक्वल टू 50 देगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर 2x + 10 को मैं 50 के इक्वल करता हूँ, तो एक तरह से ये जो वेरिएबल x है इस पे मैं कंडीशन इंपोज कर रहा हूँ, और जैसे ही एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे इक्वल का साइन लग जाएगा, वैसे ही जो है इक्वेशन का साइन लगना ही नहीं है सब कुछ, इक्वेशन का साइन लगे, साथ में कोई नंबर आ जाए, कोई कांस्टेंट आ जाए, या कोई दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए, तब इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। मतलब इक्वेशन फॉर्म होने के लिए एक तो इक्वल का साइन चाहिए, और दोनों तरफ जो है इक्वल के साइन के राइट साइड में भी, इक्वल के लेफ्ट साइड में भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, और या तो फिर जो है कोई कांस्टेंट हो, कोई नंबर हो। तो उससे जो है जो वेरिएबल हो जाता है लिमिटेड, वेरिएबल के ऊपर कंडीशन लग जाती है, कंडीशन इंपोज हो जाती है, और वो फिर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को लेके ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाता है। और जब तक x इस पे कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी तब तक ये एल्जेब्रिक फॉर्म है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। यहाँ पे x कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी राम की एज की उसको यहाँ रख के तमाम तरह के जो है इस तरह के कंडीशन को फॉलो करने वाले फादर और सन होंगे, x की वैल्यू आप उसके हिसाब से देते जाइए और आपको जो है उनकी वैल्यू आती चली जाएगी, ठीक है। कहीं पे कोई राम होगा उसकी एज 5 है तो 5 × 2 = 10 हो गया, ठीक है, और 5 10 और ये +10 जो है 20 हो गया। तो हालांकि अभी अलग बात है कि अभी ये चीज़ें अब आज के समय में तो ऐसे नहीं होता, इतनी कम एज में शादियाँ नहीं होती हैं। तो मान लीजिए ये 10 है तो 10 × 2 = 20 हो गया, 20 + 30 तो 30 हो गई फादर की एज। इस तरह से जो है हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ये जो इक्वेशन है ये क्या है, तो एन इक्वेशन इज अ कंडीशन। इक्वेशन क्या है, कंडीशन है, किसके ऊपर, ऑन अ वेरिएबल। कंडीशन है वेरिएबल के ऊपर। कंडीशन क्यों है, क्योंकि कंडीशन लगा देने से, कंडीशन किस फॉर्म में होता है, नंबर के फॉर्म में,
देखिए बेटा मैं इसको हटाने चल रहा हूं जिससे आपको बता पाऊं। देखिए एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल, वेरिएबल एक्स पे एक कंडीशन है और इट इज एक्सप्रेस्ड बाय सेइंग दैट एन एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल इज इक्वल टू अ फिक्स्ड नंबर। ये एक एक्सप्रेशन है वेरिएबल, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है वेरिएबल के साथ है, ये 2x प्लस 10, ये राम के फादर की एज है, ठीक है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। अब हमने इस पे कंडीशन लगा दिया इट इज इक्वल टू 50, इसको हमने इक्वल कर दिया। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय सेइंग दैट एन एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल इज इक्वल टू, तो ये जो एक्सप्रेशन हमने बनाया इसको इक्वल कर दिया किसके साथ? फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड नंबर के साथ, क्योंकि जो फादर की एज होगी एक फिक्स्ड नंबर होगा तो इसके साथ इक्वल कर दिया। तो अब ये 2x प्लस 10 इक्वल टू 50 हो गया। तो आपको इसको सॉल्व करना आता है, अभी जानते ही आप, ये 10 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 2x जो है 40 आ जाएगा। फिर आगे हम लोग रूल पढ़ेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, अभी हम लोग ये देख लेते हैं। फिर जो है ये x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 डिवीजन में जाएगा तो 20 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है x की जो वैल्यू है वो 20 आ गई। x क्या था? राम की एज थी, राम की प्रेजेंट एज थी। ये लेट राम्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, तो राम की प्रेजेंट एज पता चल गई। अगर राम की प्रेजेंट एज x पता चल गई तो यहाँ पे रख देंगे 20 है, 22 जा 40 प्लस 10 50, तो फादर की भी प्रेजेंट एज पता चल जाएगी 50 ईयर्स। तो अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कौन करेगा? केवल और केवल 20 कर पाएगा। 20 के अलावा कोई दूसरा नंबर यहाँ पे रखेंगे तो वो सॉल्व होके 50 के इक्वल नहीं होगा, तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है उसी वैल्यू को ही जो है हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है बेटा? किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम इक्वल कर देते हैं एक स्पेसिफिक नंबर के साथ, ठीक है, तो ये इक्वलिटी जो है एक कंडीशन लगा देती है वेरिएबल के ऊपर। तो कंडीशन से क्या होता है कि इस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये कंडीशन का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू आप यहां रख दें ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को, इस इक्वलिटी को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्योंकि इक्वेशन मतलब इक्वल टू, x की वैल्यू यहां यूज करें और सॉल्व कर लें तो इक्वल के पहले ये जो एक्सप्रेशन है ये सॉल्व होके 50 के इक्वल आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ देखो 10 यूज कर लूँ तो 10 2 जा 20, 20 प्लस 10 30, तो 30 इक्वल टू 50 तो होता ही नहीं है, इसलिए 30 नहीं चलेगा, 10 नहीं चलेगा। अगर मैं 5 यूज कर लूँ तो भी आपका नहीं आएगा। तो इस तरह से एक स्पेसिफिक नंबर ही मिला, एक डेफिनेट नंबर ही मिलेगा x को, ठीक है, और वही नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, और यही नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसलिए इसी को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलेंगे। तो कौन नंबर सेटिस्फाइड करता है? जो उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सारे नंबर सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। और सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या होता है? इक्वेशन में आप देखिए दो साइड होती हैं, एक तो इक्वल के राइट में, एक इक्वल के लेफ्ट में। ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्वल के राइट में जो है वेरिएबल नहीं हो सकते, उधर भी हो सकते हैं, चाहे दोनों तरफ हो चाहे एक ही तरफ वेरिएबल हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिली है उसी को दोनों साइड में रखेंगे तो LHS की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू RHS की भी आनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, वही सोल्यूशन है इक्वेशन का। तो यहाँ पे 20 ही रखने पे दोनों साइड इक्वल होगा। आप यहाँ पे तो वेरिएबल है नहीं, इधर है केवल, अगर इधर भी होता तो x की यही वैल्यू रखते और दोनों साइड निश्चित रूप से इक्वल आता, और जो है वो हम कहते हैं उसका सोल्यूशन है। तो इस तरह से आपको ये आपने देखा कि इक्वेशन बनती है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ जाता है, और वो उस वेरिएबल के ऊपर एक कंडीशन इंपोज करता है जिससे वेरिएबल की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ही उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है और वही उसका सोल्यूशन कहलाती है।
ठीक है, वो एक इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया था। अब यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि 2 साइड्स होती है LHS और RHS, ठीक है, और LHS RHS दोनों के बीच में इक्वल का साइन होता है। दोनों को जो है, दोनों साइड में अगर वेरिएबल है तो हम सॉल्व करके जो वैल्यू निकालते हैं दोनों साइड में रख देंगे, तो दोनों साइड अगर इक्वल आ गई तो हम कहेंगे सोल्यूशन मिल गया। ठीक, अब ये देखिए वही सारी है कि कुछ डेफिनेट वैल्यू के लिए ही वो सेटिस्फाइड होगा। सारी वैल्यू x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कुछ डेफिनेट वैल्यू ही, अब वो डिपेंड करेगा कि x की पावर कितनी है, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ x की पावर एक ही है तो x की एक ही वैल्यू मिलेगी, डेफिनेट वैल्यू, और वही सेटिस्फाइड करेगी। तो इक्वेशन को आपने समझ लिया होगा कि जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको किसी डेफिनेट नंबर के साथ इक्वल कर देते हैं, बीच में इक्वल साइन आ जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है, और इसको सॉल्व करने से x की एक डेफिनेट वैल्यू मिलती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने का मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे जैसे सॉल्व करेंगे तो 5 आएगी, तो 5 रख देंगे तो 5 + 2 7, तो 7 इधर हो गया, उधर भी 7 है, तो इसका मतलब इसका 5 इसका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन उसी को कहेंगे जो दोनों साइड को इक्वल कर दें। तो चलिए आगे की बात इसमें बहुत सारी है, बेसिक चीज़ों को जब समझ लेंगे तो आपको NCERT के जो क्वेश्चंस हैं उनकी हेल्प से कैसे हम एक्सप्रेशन बनाते हैं, कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, कैसे इक्वेशन बनाते हैं, और फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स कैसे होते हैं, उनको कैसे काउंट करते हैं, कोफिशिएंट की बात करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग फटाफट समझ लेंगे, तब हम लोग एल्जेब्रा पे आएंगे। आप देखेंगे फिर बड़ा आनंद आएगा, फिर लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, ये सारी चीज़ें जो है अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बेटा इतनी चीज़ों को आपने समझ लिया होगा, ये बेसिक चीज़ें थी इसलिए हमने इन सब चीज़ों की चर्चा की आपसे। ओके, धन्यवाद बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आपको अगर मुझे अच्छे रिप्लाई आएंगे, आप लोगों के अच्छे कमेंट्स मिलेंगे, तो हम कोशिश करेंगे बेसिक चीज़ें आपको बता सकें जिससे आपका बेस मजबूत हो और आप फिर अलजेब्रा से दूर न भागें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की। ओके, थैंक यू बच्चों।